प्रोग्राम एक पाकिस्तान के साथ मैं हूं ज़ौक़ अहमद। नाज़रीन, हुकूमत के खिलाफ ऑपोजिशन का महाज, पीपल्स पार्टी के राब्ते, मुज़ाकरात की पेशकश और सूबों की नई बहस। इस्लामाबाद के सियासी ऐवानों में एक साथ कई खेल शुरू हो गए। मौजूदा हुकूमत के खिलाफ ऑपोजिशन का नया इत्तेहाद बन गया है और इस बार क़यादत जमीयत उलमा इस्लाम के सरबरा मौलाना फजल रहमान कर रहे हैं। ऑपोजिशन जमातों ने हुकूमत को पार्लियामेंट में टफ टाइम देने का फैसला किया है, जबकि तहरीक इंसाफ की जानिब से भी हुकूमत के खिलाफ आईनी रास्ते इख्तियार करने का इंदिया दिया जा रहा है। वज़ीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा शफी जान का कहना है कि तहरीके अदम एतमाद आईनी रास्ता है और हुकूमत गिराने के लिए हर आईनी रास्ता अपनाया जाएगा। उनके मुताबिक तहरीके अदम एतमाद की तजवीज़ सामने आई है और इसमें पीपल्स पार्टी का किरदार अहम हो सकता है। यह दावा इसलिए भी अहम है कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा मुतअद्दिद बार पीपल्स पार्टी से राब्तों की बात कर चुके हैं, जबकि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी भी ऑपोजिशन जमातों से राब्तों की अहमियत का इजहार कर चुके हैं। लेकिन सियासी महाज पर एक और अहम मामला इमरान खान तक रसाई और उनके इलाज का है। तहरीक इंसाफ की जानिब से दायर तौहीन अदालत की दरख्वास्त में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़, वज़ीर इत्तलात, चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद, सेक्रेटरी दाखिला, IG जेल खाना जात और जेल सुपरिटेंडेंट समेत मुतल्लिका हुक्काम को फरीक बनाया गया। ताहम वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी इस फहरिस्त में शामिल नहीं। इमरान खान की हमशीरा डॉक्टर उज़मा के वकील उज़ैर भंडारी के मुताबिक आज़म नज़ीर तारड़ और अता तारड़ के बयानात की बुनियाद पर उन्हें फरीक बनाया गया, जबकि वज़ीर आज़म को सुप्रीम कोर्ट के साबिक फैसले की रोशनी में जिम्मेदार करार देते हुए दरख्वास्त में शामिल किया गया। उनके मुताबिक मोहसिन नकवी ने अदालती फैसले के हवाले से कोई अवामी बयान नहीं दिया था, इसीलिए उन्हें फरीक नहीं बनाया गया। ताहम अदालत जरूरत पड़ने पर उन्हें तलब कर सकती है। इसी दौरान इमरान खान के तिब्बी मुआयने का मामला भी सियासी तनाज़ा बन गया है। दावा किया गया कि 1 अगस्त को कार्डियोलॉजिस्ट ने जेल में इमरान खान का मुआयना करने के बाद सिटी कॉर्नरी एंजियोग्राफी तजवीज़ की थी, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें इलाज के लिए अल-शिफा अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म दिया। ताहम तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है कि हुकूमत इमरान खान को पिम्स ले गई, जहां मतलूबा सहूलत मौजूद नहीं थी। बाद अज़ां वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से पिम्स में सिटी कॉर्नरी एंजियोग्राफी की सहूलत न होने पर इंक्वायरी कमेटी बनाने की खबर सामने आई। ये मामला अब सिर्फ तिब्बी मुआयने का नहीं रहा, बल्कि हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान एक और बड़े तनाज़े में तब्दील हो चुका है। लेकिन इसी सियासी कशीदगी के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपोजिशन को एक बार फिर मुज़ाकरात की पेशकश कर दी है। वज़ीर आज़म का कहना है कि हुकूमत हमेशा सियासी मुकालमे को तरजीह देती रही है और वो अपोजिशन के साथ संजीदा और बामकसद मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। यानी एक तरफ अपोजिशन इत्तेहाद और तहरीक अदम एतमाद की बात हो रही है, दूसरी तरफ हुकूमत मुज़ाकरात का दरवाज़ा खोल रही है। उधर मुल्क में नए सूबों और इंतज़ामी यूनिट्स की बहस भी जोर पकड़ रही है। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि इंतज़ामी यूनिट्स का मामला किसी मखसूस कौम या ग्रोह का नहीं, बल्कि बेहतर निज़ाम का मसला है। उनके मुताबिक भारत ने अपने इंतज़ामी यूनिट्स की तादाद में इजाफा किया, जबकि पाकिस्तान अब भी 4 सूबों तक महदूद है। यह बहस ऐसे वक्त में सामने आई जब पीपल्स पार्टी पहले ही सिंध की तकसीम के मामले पर सख्त मौक़िफ़ रखती है। इसी सियासी सूरत हाल में सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर के हवाले से सदर आसिफ अल जरदारी के इस्तीफे से मुतल्लिक दावा भी सामने आया है, जबकि अगर यह दावा दुरुस्त साबित होता है तो इसके सियासी असरात इंतहाई अहम हो सकते हैं, खुसूसन ऐसे वक्त में जब नए सूबों और सिंध की मुमकिना तकसीम पर बहस जारी है। तो हम हुकूमत के नंबर्स पूरे होने की सूरत में महज सदर की तब्दीली से हुकूमत का फौरी खात्मा जरूरी नहीं, लेकिन अगर अपोजिशन जमातें एक मुश्तरका सियासी महाज तश्कील देती हैं और पीपल्स पार्टी भी हुकूमत से फासले बढ़ाती है तो सियासी दबाव यकीनन बढ़ सकता है। यूं इस्लामाबाद में इस वक्त कई सियासी महाज एक साथ खुलते दिखाई दे रहे हैं। अपोजिशन इत्तेहाद, पीपल्स पार्टी के मुमकिन राब्ते, तहरीक अदम एतमाद, इमरान खान के इलाज का तनाज़ा, वज़ीर आज़म की मुज़ाकरात की पेशकश, नए सूबों की बहस, सदर के इस्तीफे से मुतल्लिक दावा और सवालात। अब असल सवाल यह कि क्या ये सब अलग अलग सियासी वाक़यात हैं या आने वाले दिनों में ये तमाम मामलात मिलकर हुकूमत के लिए एक बड़ा सियासी बहरान पैदा कर सकते हैं। और सबसे अहम, क्या मुज़ाकरात सियासी टकराव को रोक सकते हैं या अपोजिशन इत्तेहाद हुकूमत के खिलाफ अगला बड़ा महाज खोलने जा रहा है। अब नाज़रीन, इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट का पैनल मौजूद है। हमारे साथ मोहसिन बेग साहब मौजूद हैं, मुनीर फारूक साहब मौजूद हैं और शाजिया ज़ीशान साहिबा मौजूद हैं। तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। मोहसिन बेग साहब, आपसे आगाज़ करूँगा। सबसे अहम सवाल ये है कि जो कुछ पिछले 48 या 72 घंटे की एपिसोड्स के अंदर हुआ, इमरान खान की जेल मुंतकली या उससे कबल सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर्स आना और आप फिर रिव्यू पटिशन के अंदर चले गए, अब इमरान खान का इस्लामाबाद के अंदर क्या खबरें चल रही हैं कि फैसला क्या होगा? क्या कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक 27 सितंबर की कॉल से पहले अराउंड 15 की तारीख तक उनको अस्पताल मुंतकिल कर दिया जाएगा, या वो एक झलक दिखलाकर वापस भेज दिया गया है और वहीं उनका ठिकाना रहेगा अडयाला जेल? बेसिकली तो अगर तो वो बीमार है तो नेचुरली उनका इलाज होना चाहिए
जैसा कि उनकी सिस्टर ने कहा कि माशाल्लाह वो फिट है, तो फिर तो ये लगता है कि ये सियासत ही हो रही है बीमारी के ऊपर। जैसा कि बानी खुद भी कहते थे कि ये लोग बीमारियों पे सियासत करते हैं, तो आज वही टाइम उनके भी ऊपर आ गया हुआ है। जहां तक बात है कि उनको 27 सितंबर से पहले, नेचुरली देखिए इस कोर्ट का जो डिसीजन आना, कुछ को पसंद है कुछ को नहीं पसंद, लेकिन कोर्ट ने भी थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के वो डिसीजन दिया है। तो नेचुरली गवर्नमेंट शायद इसके लिए तैयार नहीं थी, और उन्होंने इस केस को प्रॉपरली डिफेंड भी नहीं किया, परस्यू भी नहीं किया। तो अब ये नेचुरली दोनों गवर्नमेंट भी और अपोजिशन पीटीआई भी कोर्ट में है, दोनों ने अपना मौकफ दिया। एक ने कंटेम्प्ट फाइल की, हालांकि जो करते धरते थे इस सारे एपिसोड के, उस शख्स का तो उन्होंने कंटेम्प्ट में नाम ही नहीं लिखा, बाकी सबका लिख दिया। तो देखना यह है कि कोर्ट इसको कैसे लेती है। नेचुरली गवर्नमेंट का अपना एक मौकफ है, और कोर्ट उसके ऊपर क्या किस तरीके से एक्ट करती है। मोहसिन बेग साहब, वैसे मोहसिन नकवी साहब का नाम क्यों नहीं लिखा उन्होंने? क्या वो शख्स जो मुज़ाकरात या बातचीत के अंदर इंगेज है वो मोहसिन नकवी साहब हैं? आपको ये इससे पता लगता है, या क्या वजह लगती है कि क्यों नाम नहीं लिखा? देखिए, इसकी वजह तो पीटीआई बता सकेगी। आया वो पीटीआई के साथ इंगेज हैं बैकडोर चैनल्स पे या बानी के साथ, ये तो वो बता सकेंगे, मेरे पास तो इसकी इत्तला नहीं है। लेकिन नाम ना लिखना तो आपको क्या जाहिर करता है कि जिन लोगों का कसूर नहीं उनका तो नाम लिख दिया आपने, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिवली इस सारे एपिसोड में शामिल नहीं थे। ये तो प्योरली वजारत दाखिला का ही काम है। तो ऐसी सूरत में लगता तो यही है कि दाल में कुछ काला है। रहेगी बात कि कोर्ट क्या डिसीजन करती है। कोर्ट ने बहुत सरप्राइजिंग डिसीजन हिस्ट्री में हमारी कोर्ट्स ने दिए हैं, इसीलिए दुनिया में अगर हमारी कोर्ट्स का नंबर आप देखें तो आपको यकीन आ जाएगा कि हम कहाँ खड़े हैं। तो आने वाले दिनों की तो प्रेडिक्शन मैं नहीं कर सकता। बहरहाल सूरत हाल कोई इतनी अच्छी नहीं है। ठीक, शादी साहबा, आप क्या समझती हैं? क्योंकि मामला अदालत से शुरू हुआ और अदालत पे ही आके अभी तक अटका हुआ है। इस सारी सूरत हाल के अंदर हुकूमत ये कहती है कि अब वो वाले हालात नहीं हैं, ये गुड टू सी यू वाली कोर्ट्स नहीं हैं। फिर ये कौन सी कोर्ट्स हैं? हुकूमत ने खुद, जैसे मोहसिन साहब कह रहे हैं कि उनके लिए खुद सरप्राइजिंग था हुकूमत के लिए ऐसा डिसीजन आना। वही कोर्ट्स अच्छी होती हैं और हमें वही कोर्ट्स अच्छी लगती हैं जिनके फैसले आपकी मर्जी के मुताबिक होते हैं या जो फैसले आपके हक में आते हैं। अनफॉर्चुनेटली, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, चाहे वो नून लीग हो, अदालतों ने मेरे ख्याल में 2019 को जो फैसला दिया था, जब नवाज शरीफ साहब गए थे यहाँ से, सर्विसेज गए जेल से, और फिर वहाँ से उनके प्लेटलेट्स इतने ज़्यादा गिरने शुरू हो गए, जो फैसल वाडा ने अलग ऐलान कहा कि भाई हमने तो घर में बैठ के इनकी रिपोर्ट्स तैयार की हुई हैं और ये सबको पता है कि वो कितना बीमार थे। बहरहाल मैं हमेशा इस चीज़ को मैंने इस पर बात की है, आवाज़ उठाई है कि मैं और आप कोई नहीं होते हैं फैसला करने वाले कि कौन बीमार है कौन बीमार नहीं है। यहाँ पर आयन और कानून अपनी बनाने वाले ही जब आयन और कानून की धज्जियां उड़ाना शुरू कर दें तो कौन आप आम बंदे से क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि वो कानून की जो है वो खिलाफ वर्जी ना करे, उसको सजा मिलेगी। 150 की स्पीड पर आपने FIR दर्ज करने का तो हुक्म दे दिया मोटरवे पे, लेकिन एक अदालत अगर फैसला दे रही है, एटलीस्ट खुदा के बंदो आप लोग पिम्स जो अलशफा ले जाने का फैसला है उस पर अमल दरामद तो करो। आप लोग इतनी जुर्रत तो पैदा करो कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल करके, आप कहते हैं ना तहरीक इंसाफ जो है वो सियासत करती है, सड़कों की सियासत करती है, किसी आइन को नहीं मानती है, किसी कानून को नहीं मानती है, तो आप एक प्रेसिडेंट तो सेट करें। हम तो जब नवाज शरीफ साहब की बीमारी पर तहरीक इंसाफ वाले जो है वो ड्रामेबाजी इसको कहा करते थे, हम लोग ही टीवी चैनल्स में प्रोग्राम्स में बैठकर कहते थे कि ये ना फैसला तहरीक इंसाफ ने करना है ना किसी आम बंदे ने करना है, ये डॉक्टर्स देख के फैसला करेंगे। बहरहाल फिर जो भी था, तहरीक इंसाफ ने जरूरत की, घर में बैठ के रिपोर्ट्स तैयार की, दफातर में बैठ के रिपोर्ट्स तैयार की, जैसे भी उन्होंने किया। एटलीस्ट ये वही इमरान खान था ना जो अमेरिका में खड़ा होकर कहता था कि मैं जाके है जो वो इसका AC उतरवाता हूँ नवाज शरीफ साहब की तरफ, जब वो इशारा कर रहे थे। एटलीस्ट उन्होंने जुर्रत का तो मुजाहिरा किया। वो कहते हैं कानून के मुताबिक हुआ, एक सरकारी कमेटी बैठी, उसने ये फैसला किया, किसी के घर में हुआ या किसी के दफ्तर में हुआ या खुद उस कमेटी ने किया, ये सब कुछ उस मुताबिक हुआ। अब हुकूमत ये कहती है कि हम सरकारी अस्पताल में कर सकते हैं जेल रूल्स के मुताबिक, और फिर ये पहली दफा नहीं हुआ कि अस्पताल मुंतकिल किया गया हो, इससे कबल भी 2 दफा उनकी आंख का मसला हुआ तो अस्पताल तो उनको मुंतकिल किया जा रहा था, उनका चेकअप तो हो रहा था।
लेकिन आप देखें ना उनकी हालत क्या है, आप चेक तो करें। अच्छा चलें ठीक है, आपको लगता है कि वो बीमार नहीं है, आप अलशिफा ले जाने से आप घबराए क्यों? आपने अलशिफा उनको एडमिट करने की जुर्रत क्यों नहीं की? वो कहते हैं ना सज्जे दिखा के खब्बी मारना, आप लोगों ने तो धोखा दिया है। आप लोग क्या कोई इमरान खान बहुत बड़ा दहशतगर्द है कि आप लोगों को लॉ एंड उसकी आपको लोगों को मसला हो जाना था, लॉ सिचुएशन का मसला हो जाना था। अगर मुझे नहीं लगता कि अगर आप कानून पर अमल कर लेते, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल कर लेते तो हुकूमत घर चली जाती है। एक्चुअली इस हुकूमत का खौफ इतना ज्यादा है क्योंकि मुझे बार बार वो राना सनाउल्लाह साहब की बात याद आती है कि अगर इमरान खान बाहर आ गया इसका मतलब है कि हम अंदर होंगे। तो ये एक्चुअली हुकूमत का खौफ है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इसमें बहुत ज्यादा जो है ना वो अच्छा और डिसेंटली बिहेव किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, लेकिन जितनी अत नून लीग वालों ने मचाई है, अता तारड़ हो, तलाल चौधरी हो, कोई भी हो, बस इनको था कि किसी तरीके से जेल का दरवाजा इमरान खान के लिए ना खुले। मैं कोई तहरीक इंसाफ की कोई तर्जुमान नहीं हूं या मैं कोई नून लीग पर तनकीद करने के लिए नहीं बैठी हूं, क्योंकि हम लोग ही तहरीक इंसाफ पर भी 2019 में तनकीद किया करते थे। उस वक्त अदालत ने आपको इजाजत दी थी 4 हफ्तों की, आप गए 2019 में। और जब इमरान अब देखें ना, राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि ये गलत प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा। मुझे एक चीज का जवाब दें कि 2019 में कितना गलत प्रेसिडेंट सेट हुआ था। ये फिर सियासी बयानात की हद तक ये हमें लगते हैं। मुनीफ फारूक साहब, आपको क्या लगता है कि इस वक्त ये जो एक बयानिया ये भी सामने आया कि खौफ का माहौल कहा जा रहा है कुछ जगह पर, या कुछ जगह से ये तासुर लिया जा रहा है कि कुछ बयानात से ऐसा लग रहा है, साजिश का भी कह दिया गया कि नवाज शरीफ साहब के खिलाफ साजिश हो रही है खुद उनके एक सेनेटर की जानिब से, तो क्या पार्टी इज ओवर या कंपनी यही चलेगी? जी नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि पार्टी इज ओवर, और पार्टी अभी चलेगी। और जिस तरह मामलात चल रहे हैं, ये हुकूमत भी अपना मुद्दत पूरी करते हुए नजर आ रहा है। सियासी माहौल में जरूर आपको एक हिद्दत महसूस होगी और हालात उस तरफ जाएंगे जहां तलखी हो सियासी जमातों के बीच में। लेकिन इस वक्त जो वफाकी हुकूमत है उसकी तो मुकम्मल हम आहंगी नजर आती है वज़ीर आज़म साहब की और पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल हैं सैयद आसिम मुनीर, उनके दरमियान कोई पॉइंट ऑफ कॉन्फ्रंटेशन नहीं है, कोई लड़ाई या तनाव नहीं है। मामलात को खुश उसलूबी से आगे बढ़ाया जा रहा है। जो छोटे इंतजामी यूनिट्स या छोटे सूबों वाला मामला है वो एक इशू जरूर बनेगा, लेकिन वो अभी उसमें वक्त है, उसका जो अभी फौरी तौर पर नहीं होगा, उसमें टाइम साल लग जाए, 2 साल लग जाए, 3 साल लग जाए, कोई कुछ नहीं कह सकता। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उस पर बड़ा सख्त मौक़िफ़ लिए रखा है। लेकिन ये सिस्टम जिस तरह से चल रहा है, वो अलग बात है कि हमारे मुल्क में इनकलाब आ जाए, उसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन फिलहाल तो ये कंपनी जिस तरह से चल रही है ये ऐसे ही चलेगी, और जो जिस तनख्वाह पर काम कर रहा है उसको उसी तनख्वाह पर काम करना पड़ेगा। इसमें कोई तब्दीली एज सच नजर मोहसिन बेग साहब, क्योंकि बैरिस्टर गौर साहब ने कहा कि हमें यकीन दहानी करा दी गई थी कि शिफा अस्पताल मुंतकिल कर दिया जाएगा, फिर कहा गया कि कोई है जो ये नहीं होने दे रहा, मामलात को ख़राब कर रहा है। ये पीपल्स पार्टी भी कहती है हुकूमत के हवाले से कि कोई है हुकूमत में, वज़ीर आज़म तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी आसपास बैठे हुए लोगों में से कोई है जो मामलात सही नहीं चलने दे रहा। ये कौन है? आपको समझ आती है या आपकी खबर क्या कहती है? देखिए, वो कौन है इसका तो जवाब मेरे पास नहीं है। सबको पता है वो कौन है। रहेगी बात कि शिफा हॉस्पिटल में अगर चेकअप कराना ही था तो ले जाना चाहिए था, इसमें भी कोई शक नहीं है। हमारे माजी में बहुत से पॉलिटिशियंस प्राइवेट हॉस्पिटल्स में रहे भी हैं, मैं नाम भी आपको गिनवा सकता हूँ, और वो वहां पे मुस्तकिल उन्होंने सुकूनत इख्तियार किए रखी। तो बात वो नहीं है, अगर आप चीजों को मनूवर करते हैं गवर्नमेंट में बैठ के और अगर आप उसको ले जाते हैं तो ये इशू आपका कंटेम्प्ट वाला ना बनता और इशू डिफ्यूज हो जाता, बजाय इसके कि आपने उसको खुद क्रिएट किया। अब ये जो फैसले हैं जो आपने पूछा कौन है, ये फैसले एक जगह नहीं हो रहे, ये फैसले बहुत मुख्तलिफ जगह हो रहे हैं, और जो हमारी फेडरल हुकूमत है कुछ चीजें उसके ऊपर से ही मनूवर की जाती हैं। जैसे कि आप वजारत दाखिला देख लीजिए, इसमें प्राइम मिनिस्टर का कोई रोल ही नहीं है, वो एक पैरेलल गवर्नमेंट चला रहे हैं, और कुछ कुव्वतें ऐसी हैं जो बिहाइंड द सीन भी काम करती हैं। तो गवर्नमेंट के लिए एक एम्बैरेसमेंट का इशू जरूर हुआ, जो कि मैं समझता हूँ कि नहीं होना चाहिए था उनको। इसको बड़ा एमिकेबली शिफा हॉस्पिटल ले जाने में कोई हर्ज नहीं था, चेकअप पे भी कोई हर्ज नहीं था, और करके आप उनको वापस जेल ले जाते तो ये इशू डेड हो जाता, आपको कोर्ट में या कोर्ट के सामने जाने की जरूरत ना पेश आती। तो लिहाजा
ये चीजें जब 2-4 हाथों में हो तो तब खराब होती है, एक जगह डिसीजन हो तो चीजें खराब नहीं होती। तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट का शायद ये कसूर है कि उन्होंने इसको प्रॉपरली मैनूवर नहीं किया। ठीक है, और आपको लगता है कि 26वीं और 27वीं तरमीम के बाद मोहसिन बेग साहब जो एक तासुर था अदलिया के हवाले से, जैसे आपने पहले ही सवाल में कहा कि वो सरप्राइजिंगली हुकूमत के लिए था, तो वो आपके लिए भी था सरप्राइजिंगली, और फिर ये सब चीजों से हासिल वसूल क्या हुआ? क्या किसी को कोई जन्नत दिखाई गई और किसी को दोजख दिखाई गई? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि पीटीआई बानी या जिनसे भी मुज़ाकरात बैकडोर चल रहे हैं उनको ये बताया गया था, और ये डिसीजन हवा में नहीं हुआ। मैं मानने के लिए तैयार ही नहीं हूं कि जुडिशरी, जैसे कि आपको भी समझ आ रही है, मुझे भी, कि इन्होंने काफी हद तक मनूवर कर ली है। वो पहले वाला कोर्ट्स नहीं रही, तो ऐसे में ये डिसीजन आना गैर मामूली था और इसीलिए गवर्नमेंट को भी सरप्राइज हुआ। मैंने आपको पहले भी कहा कि बहुत सी चीजें बिहाइंड द सीन काम कर रही होती हैं। तो ये जो कंसेंसस लाने की कोशिश की जा रही थी सारे अपोजिशन लीडर्स को भी, और ये जो सूबों के ऊपर, और ये जो नई तरमीम लाएंगे, तो ये सारी उस चीज की शायद तैयारी हो सकती है। मैं आई एम नॉट कंफर्म, लेकिन मैं ये समझता हूं कि अगर आपने गवर्नमेंट को ऑन बोर्ड लिया होता, जिन्होंने भी बैकडोर किया है, तो फिर ये सूरत हाल पेश ना आती और ये सबके लिए मतलब एम्बैरेसमेंट ना होती, और गवर्नमेंट इसको शायद बेहतर तरीके से हल कर लेती। शादी साहबा, आप क्या समझती हैं? क्योंकि हर तरफ एक बात जरूर चलती है, खासतौर पर जब ये अदालत का ये फैसला आया और उसके बाद सब कुछ हुआ कि शायद डील हो रही है या इमरान खान को कोई डील मिल रही है। अब आपको लगता है कि दोनों पार्टीज की मजबूरी है? अगर हम मुख्तलिफ तज्जियों में देखें तो वो कहते हैं कि पीएमएलएन की भी मजबूरी है कि वो इस तरह मांगे दो हाल बाहर आकर नहीं कह सकते कि हम कोई रिलीफ देने जा रहे हैं, और पीटीआई की उससे ज्यादा बड़ी मजबूरी है कि वो रिलीफ ले रहे हैं, ये वो नहीं आके कह सकते। तो उसके लिए फिर कंधा अदालत का इस्तेमाल किया जा रहा है चीजों को बेहतर अंदाज से डील की तरफ ले जाने के लिए। सबसे पहले तो उन लोगों को जवाब देना चाहिए जब ये अदालत का फैसला आया था अलशिफा लेकर जाने का, जो रोज़ बैठकर तज्ज़िये और तबसरे और वो अपने एनालिसिस करना शुरू हो गए थे कि डील हो गई। ये तो कहता था मैं झुकूंगा, ना डील करूंगा, ना कोई रिलीफ लूंगा, तो ये क्या है, रिलीफ है, ये है, वो है। तो मेरे ख्याल में उन लोगों के गुब्बारों से तो हवा निकल गई कि इमरान खान कोई डील करने जा रहा है, ये कोई डील है। और रही बात सुप्रीम कोर्ट के फैसले की, तो मेरे ख्याल में इस हुकूमत के पास एक बहुत अच्छा मौका था मामलात को दुरुस्त समत में लेकर जाने का, पीटीआई को साथ बिठाने का। मैं कुछ दिन पहले एक प्रोग्राम में थी, जब ये जिस रात शिफ्ट करना था, तो मैं मंसूर के प्रोग्राम में थी, तो मैंने उस दिन यही मंसूर के प्रोग्राम में भी बात की थी कि अगर इन्होंने शिफा हॉस्पिटल में मुंतकिल कर दिया, क्योंकि कुछ डाउट्स थे, इसीलिए मैंने कहा कि अगर इन्होंने मुंतकिल कर दिया तो तहरीक इंसाफ वालों को ये चाहिए कि बिल्कुल भी कोई गड़बड़ ना करें, कोई एहतजाज या कोई हल्ला गुल्ला या कोई सड़कों पर जमा ना हो जाएं, किसी इदारे को चिढ़ाने की कोशिश ना करें कि देखें जी हमारी वजह से, हमारे प्रेशर की वजह से या हमारी एहतजाज की कॉल की वजह से सब कुछ हो गया। तो ये उस दिन मुझे भी इस तरह के कुछ डाउट्स थे कि हुकूमत शायद उधर शिफ्ट ना करे, तो ऐसा ही हुआ। हुकूमत ने शिफ्ट नहीं किया। हुकूमत ने बताया अलशिफा का एंड तक सबको यही पता था कि अलशिफा लेकर जा रहे हैं, लेकिन रातों रात खबर आई जी पिम्स लेकर गए और वापस अडयाला भी वो कर दिया। लेकिन तो ये हुकूमत के पास बहुत अच्छा मौका था पीटीआई के साथ मामलात को काम डाउन करने का। 27 सितंबर की जो कॉल थी, भले ही उन्होंने कहा था कि हम लोग जो अपनी कॉल पर कायम रहेंगे, लेकिन हो सकता था कि मामलात को समेट लिया जाता, दुरुस्त कर लिया जाता। अभी जो आप मोहसिन नकवी साहब वाली बात कर रहे थे, तो वो इस वक्त तो मुझे वो शहबाज शरीफ साहब से भी ज़्यादा, अगर आर्मी चीफ के बाद अगर कोई इस मुल्क में कोई ताकतवर शख्सियत मुझे लगते हैं, वो है मोहसिन नकवी साहब। वो बिल्कुल, अभी मोहसिन बेग साहब ने कहा कि पैरेलल एक सारा सिस्टम मोहसिन नकवी साहब जो है ना वो चला रहे हैं। तो अभी आपने एक प्रोग्राम में किसी से ये भी सवाल पूछ रहे थे कि उनका क्यों नाम नहीं डाला गया, तो उनके वकील की मैं वो पटिशन जो भी था वो पढ़ रही थी, तो उसमें उन्होंने कहा कि मोहसिन नकवी साहब ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है, उन्होंने कोई बयानात नहीं दिए हैं इमरान खान की सेहत को लेकर, उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की है। तो इसलिए हम देखेंगे कि अगर मोहसिन नकवी साहब ने कोई ऐसी बात कर दी या इमरान खान की सेहत के मामले पर कोई बात कर दी या हमें लगा कि वो कोई रुकावट उन्होंने डाली है,
तो हम नाम डालेंगे। तो ये भी तहरीक इंसाफ को वैसे जवाब देना चाहिए कि वो शख्सियत जो विफाक की लॉ एंड सिक्योरिटी की सारी जिम्मेदार है, मोहसिन नकवी साहब, वजारत दाखिला, सेक्रेटरी दाखिला का तो नाम शामिल कर दिया आपने, मोहसिन नकवी साहब का नाम क्यों जो है ना वो उसमें नहीं किया? तो जिससे ये तासुर पैदा होता है कि कहीं ना कहीं मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो बैकडोर उनके कोई मामला चल रहे हैं पीटीआई के साथ, क्योंकि इस रिलीफ को भी जोड़ा जा रहा था कि सब कुछ मोहसिन नकवी साहब की ही कोशिशों का नतीजा है कि इमरान खान को हॉस्पिटल जो है शिफ्ट किया जा रहा है। और अगर हुकूमत ये सिर्फ अपोजिशन नहीं है ना, राना सनाउल्लाह साहब ने कहा था कि ये मोहसिन नकवी साहब की मेहरबानी है कि वो वजीर दाखिला बने, वरना वो चाहते तो वजीर आजम भी बन सकते थे। तो फिर उनका जो दबाव या भार या वजन है वो दोनों तरफ मुश्तरका है। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो ये बात जो है ना वो राना सनाउल्लाह साहब कुछ दिन पहले टेलीविजन स्क्रीन पर बैठे बिल्कुल ये बात भी कर रहे थे और वो गलत प्रेसिडेंट्स की भी बात कर रहे थे। तो मेरा ख्याल है इस हुकूमत को इतना ज़्यादा खौफ है कि इन्होंने अपनी कमज़ोरी जाहिर कर दी है। पर 2 दिन पहले रात को हुकूमत ने अपनी कमज़ोरी जाहिर की है। उनको लगता है कि इमरान खान अभी तो वो जेल में बैठा हुआ है तो इन लोगों का ये हाल है, अभी तो सिर्फ हॉस्पिटल में उसके चेकअप की बात हो रही थी तो इन लोगों का ये हाल है। जिस दिन इमरान खान को रिलीफ मिलेगा, ढील से मिले जैसे भी मिले, तो इस हुकूमत का क्या हाल होगा? मुझे लगता है कि ये तो फिर रातों रात सारे जो पाकिस्तान छोड़कर भागने की सोचेंगे। तो मेरे ख्याल में हुकूमत को इतना अपने आप को कमजोर शो नहीं करना चाहिए था। कोई इस मुल्क में आग नहीं लग जानी थी, कोई जो है वो कोई जलजला नहीं आ जाना था, हुकूमत के हक में जा सकता था। मुनीफ फारूक साहब, ये एक पाकिस्तान के वन ऑफ द लीडिंग न्यूज़पेपर की बहुत बड़ी सुपर लीड लगी हुई थी कि कोई ढील या कोई डील नहीं मिलने वाली इमरान खान को। तो आप भी बाखबर सहाफ़ी हैं, आपकी खबरें क्या कहती हैं कि किस हद तक मामलात डील या ढील की तरफ गए हैं या नहीं गए? देखिए, इमरान खान साहब की जमात के अंदर कुछ लोग हैं, वैसे गौर खान साहब हैं, जिनसे इस्टेब्लिशमेंट का, मोहसिन नकवी साहब का रब्ता बहुत रहता है और उनका ताल्लुक भी है, एहतराम का ताल्लुक है। वैसे गौर खान साहब बहुत खुशउस्लूबी से कोशिश करते हैं, नेक नीति से, कि इमरान खान साहब के लिए कोई रिलीफ आए, लेकिन हम उसे डील या ढील वाले मामलात की तरफ नहीं लेके जा सकते। ना ही कोई ऐसी डील शील हो रही है, और जो है हमारे सामने वो ऐसा ही रहेगा, उसमें कोई तब्दीली सामने नहीं आ रही। लिहाजा ये कह देना कि जी कोई इंगेजमेंट ऐसी जिसके नतीजे में इमरान खान साहब को कोई रिलीफ मिल जाए, हाँ किसी स्टेज पर मैं दोबारा कहूंगा कि अभी तो वो चले एक थोड़ी देर के लिए आए, शायद वो दोबारा हॉस्पिटल लाए जाएं, इसको हम खारिज इम्कान करार नहीं दे सकते। लेकिन उसके नतीजे में फिर क्या इमरान खान साहब उसके बाद उनको बेल मिल जाएगी और वो बनी गाला चले जाएंगे, ये चीजें फिलहाल हम इसकी पॉसिबिलिटी नजर नहीं आती। जो जहां पर जिस तरह से है निजाम फिलहाल तो वैसे ही है, और इमरान खान साहब की जात तक इलाज से लेकर इलाज के मामले तक तो ठीक है, लेकिन इससे आगे मुझे कोई बढ़ती हुई कोई डील या ऐसी चीज नजर नहीं आ रही। पॉसिबिलिटीज तो होती नहीं है, लेकिन यकतरफा तौर पर हमने माजी के अंदर बहुत दफा देख लिया, बहुत कुछ बदल जाता है। अब मोहसिन बेग साहब, क्योंकि जब इतने ज़्यादा अबहम हो जाते हैं, क्वेश्चन मार्क्स बन जाते हैं, वो कौन है, ये क्यों है, फिर साजिशी थ्योरीज कुछ फैक्ट्स को देखकर जन्म लेती हैं। एक तो हामिद मीर साहब की खबर कि आसिफ अली जरदारी साहब शायद सोच रहे हैं कि वो इस्तीफ़ा दे दे फ्रॉम प्रेसिडेंसी ऑफ पाकिस्तान। दूसरा, वज़ीर आज़म साहब का नाम उस जगह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मेंशन कर दिया जहां पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग सकता है, लेकिन मोहसिन नकवी साहब का नाम वहां पर मौजूद नहीं है, जिसका हम जिक्र पहले कर चुके हैं। साजिशी थ्योरी ये कहती है कि मोहसिन नकवी साहब शायद लीड करने के लिए आ रहे हैं पीएम साहब की सीट पर। आपको लगता है कि इतनी बड़ी सतह पर कोई तब्दीली होती हुई नजर आ रही है? देखिए, उनकी एक स्टेटमेंट थी कि ये निजाम जो है वो फेल हो चुका है, और मेरे लिए बड़ी हैरानगी की बात थी कि इसी निजाम की वो पैदावार है। अगर ये निजाम ना होता वो आज यहाँ ना होते, और अगर वो आपकी बात मान ली जाए कि उससे आगे बढ़ना चाह रहे हैं, अभी भी काफी पावर है उनके पास, मुख्तलिफ जगह पे ओहदे हैं, तो ऐसी सूरत में इस मुल्क में अगर ये निजाम इसी तरह चलेगा तो ऐसे लोग आगे आ सकते हैं, आ रहे हैं, बहुत से लोग हैं, ना कोई पार्टी ना कोई बैकग्राउंड, लेकिन वो चीफ मिनिस्टर भी बने, वो इंटीरियर मिनिस्टर बगैर किसी पोर्टफोलियो के आके उन्होंने ये पोर्टफोलियो ले लिया, बाद में सेनेटर बने, चेयरमैन क्रिकेट भी ले लिया। तो मकसद ये है कि इस निजाम के बेनिफिशरी जब इस निजाम को क्रिटिसाइज करे तो वो बात मेरी समझ में आती नहीं है। अब दूसरी बात, अगर आप समझते हैं कि ये प्राइम मिनिस्टर को फ्रेम किया जा रहा है या जरदारी साहब ओहदा छोड़ के जाएंगे, मैं नहीं मानता।
क्योंकि पीपल्स पार्टी पार्ट एंड पार्सल है, वो इनके गवर्नमेंट का हिस्सा है एक सूरत में, क्योंकि जितनी लेजिस्लेशन है कौमी असम्बली या सेनेट में वो उनके बगैर तो पास ही नहीं हो सकती। हाँ, वो कैबिनेट में नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो ये सारे आईनी ओहदे छोड़ के, सिंध हुकूमत छोड़ के अपोजिशन में चले जाएं। तो ये जरदारी साहब बहुत ज़हीन पॉलिटिशियन है, वो ये काम कभी नहीं करेंगे और ये थ्योरी मेरे ख्याल में गलत है। कंटेम्प्ट जरूर अगर वो लगती है तो उसमें ऐसा कोई नहीं है कि जैसे माजी की तरह ये गवर्नमेंटें उड़ानी शुरू कर दें, ऐसा भी नहीं होगा। तो मेरे ख्याल में कोई इतनी बड़ी बात नहीं है जो थ्योरी चल रही है कि जी वो आ जाएंगे, फलां आ जाएगा। आ तो सकते हैं, वो आ गए काफी जगह से, और वो मैं तो लोगों को कहता हूँ वो किसी को वाशिंगटन के ऊपर डराते हैं और किसी को पिंडी से डराते हैं और अपना काम निकाली जा रहे हैं। तो ये नहीं, ये इसी निजाम में ये हो सकता है। अब निजाम की तब्दीली भी वही कह रहे हैं कि होनी चाहिए, तो मेरे ख्याल में मुमकिन नहीं है इस वक्त। और शाजी साहब आप क्या समझती हैं, क्योंकि पीएमएलएन के लिए बहुत से महाज खुले हुए हैं। एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का महाज तो है ही है, फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो कश्मीर इलेक्शन के अंदर जिस तरह के बयानात आए और जिस तरह का वो मामला रहा, उसके अंदर एक अलहदा महाज खुल गया। फिर मौलाना का एक महाज अलहदा खुलता हुआ नजर आ रहा है जिसमें अपोजिशन का अलायंस, और फिर वो कहते हैं कि पार्लियामेंट के अंदर हम एक अलायंस के साथ आईनी और कानूनी तौर पर रुकावट खड़ी करेंगे। फिर एमक्यूएम वाले जो सूबों के हवाले से बयानात दे रहे हैं, ये वो सारे फ्रंट हैं जिसमें आईपीपी है, ये वो वाले फ्रंट हैं जो एक इशारे के मोहताज होते हैं, उसके बाद वो फ्रंट तब्दील हो जाता है। आपको लगता है हुकूमत के लिए मुश्किल बहुत ज्यादा हो रही है? हुकूमत के लिए तो मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। मुझे तो ये समझ नहीं आती है कि डील और ढील के ताने देने वाले जो है ना, वो किस मुंह से इसकी बात करते हैं। क्या उनको जनरल मुशर्रफ के से लिया हुआ एनआरओ भूल जाता है, या 2019 पे जो रिलीफ लेके जाते हैं, भले ही इलाज के नाम पर लेकर जाते हैं और वहाँ जाके पता चलता है जी जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दे दी जाती है। तो सारी कहानी की तो समझ तब आती है जब नवाज शरीफ साहब यहाँ से चले जाते हैं और वहाँ जाके फैसले होता है कि जनरल बाजवा को एक एक्सटेंशन दे दी जाएगी। तो मेरे ख्याल में इन सब लोगों को अपने अपने गिरोबानों में झांकना चाहिए। जिस निज़ाम की बिल्कुल मोहसिन साहब बेग साहब बिल्कुल सही बात कह रहे थे कि जो इस निज़ाम के कोलैप्स होने की बात करते हैं, इस निज़ाम की ख़राबी की बात करते हैं, तो वो इस निज़ाम से फ़ायदे भी उठा रहे हैं, इस निज़ाम को ठीक करने की भी बात कर रहे हैं। अब हमें नहीं पता है कि हम इनकी किस बात को ठीक समझें कि जिस निज़ाम से ये फ़ायदा लेकर इस निज़ाम के मज़े ले रहे हैं, इस निज़ाम से मिलने वाले ओहदों को इंजॉय कर रहे हैं, इस निज़ाम से मिलने वाले प्रोटोकॉल्स को इंजॉय कर रहे हैं, वो निज़ाम ठीक है, या जिस निज़ाम की कोलैप्स होने की बात कर रहे हैं या निज़ाम की ख़राबी की बात कर रहे हैं, हम उसको ठीक समझे। कोई तो हमें ये समझा दे, हुकूमत समझा दे, पीपल्स पार्टी समझा दे जो कहती है हम तो हुकूमत का हिस्सा नहीं है, मोहसिन नकवी साहब समझा दें जो कहते हैं कि निज़ाम कोलैप्स कर गया है। इस कोलैप्स जो निज़ाम जिसकी आप बात कर रहे हैं, इसी के तो आप लोग मज़े उठा रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये आवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाना आप लोग बंद करें। खुद ही आप लोग आए, कानून बनाने वाले भी खुद हैं, उसको तोड़ने वाले भी खुद हैं। ये शादी साहब वापस मैं आता हूँ उस चीज़ पे कि मैंने आपको बताया कि इतने दबाव या फ्रंट्स हैं हुकूमत के लिए, आपको लगता है कि इतने दबाव हुकूमत बर्दाश्त कर पाएगी? देखें, हुकूमत के बस में तो बेचारी के बस में तो कुछ है नहीं। आपको भी पता है कि हुकूमत कहाँ से हुकूमतें चलती हैं, कहाँ से चलाई जाती हैं और कहाँ से ये भी चलाई जा रही है। हम तो इतने पागल थे, हम लोग तो ये समझते थे कि जो इमरान खान है वो बड़ा ताकतवर वज़ीर आज़म है और वो जो है वो तो किसी की सुनता नहीं है, वो तो अपनी मर्ज़ी करता है। अपने हम एक शायद एक नए पाकिस्तान में जो है वो दाखिल हो रहे हैं। हमें तो 2.5 साल के बाद पता चला कि वो जिस एक सफ़े की बात करते थे उस सफ़े में तो इतने ज़्यादा वो वर्का ऐसा फटा कि अब तो यकीन ही उठ गया है इस सिस्टम से, इस निज़ाम से, कि अच्छी बात है कि अस्करी और सिविल जो हमारी लीडरशिप है इसको एक सफ़े से बिल्कुल मिलकर काम करना चाहिए। लेकिन 2.5 साल के बाद आकर जब कोई ये कहे कि मुझे तो काम ही करने नहीं दिया गया, हमें तो जब भी कोई आइन साजी कानून साजी करनी होती थी तो हमें तो एजेंसियों से मदद लेना पड़ती थी, तो ये 2-2.5 साल तो हमें इतने धोखे में रखते हैं। ये लोग अभी भी जो बात कर रहे हैं कि कोई खतरा नहीं है, हमारे जो फील्ड मार्शल हैं शहबाज शरीफ साहब हैं, इनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता देखिएगा क्या क्या चीज़ें सामने आएंगी। जिस तरह इमरान खान ने 2.5 साल के बाद खोला, मतलब कि इतनी किसी में जरूरत नहीं है कि जब आपको प्रेशराइज किया जा रहा है, जब आपसे कुछ गलत काम लेने की कोशिश की जा रही है या डरा धमका के कुछ करवाने की कोशिश की जा रही है या आपको इक्तदार का लालच देकर कुछ गलत करवाने की कोशिश की जा रही है अपने मफादात के लिए,
आप लोग तब जुर्रत करें ना, इमरान खान को भी तब जुर्रत करनी चाहिए थी ना, कि इमरान खान तब आवाज उठाते ना। इमरान खान को लगता था कि जनरल फैज के साथ वो मिलकर 15-20 साल का 10 साल का मंसूबा बना लेंगे तो ठीक है, ये एक सफा जो है ना वो चलता रहेगा। तो मेरे ख्याल में सबसे बड़ी जो मिस्टेक हो रही है ना इस वक्त, अनफॉर्चुनेटली हमारे सियासतदानों ने माजी से कुछ सीखा नहीं है। जनरल मुशर्रफ चौथे नंबर से नवाज शरीफ साहब को उठाकर लाए थे, इनको लगता था कि हमारी जो है ना चलती रहेगी, और आपको पता भी नवाज शरीफ साहब के साथ क्या हुआ। तो मसला ये है कि जब तक हमारी सारी सियासी जमातें, और वही नतीजा हमें हर बार उस लूप से घूमते हुए। मैं आपको एक बात बताऊं, इमरान खान को आज अगर ये ऑफर की जाए ना कि तुम बाहर आओ, तुम्हें शेरवानी पहनाते हैं, ये सब लोग या तो जेलों में होंगे या भाग जाएंगे, तो इमरान खान फौरन, फिर इमरान खान को भी जमहूरियत भूल जाएगी, गालियां देना शुरू कर देते हैं। में समराइज होता है कि गवर्नमेंट विद बेनिफिट्स, लेकिन अब मौलाना जिस तरह ऑपोजिशन को इंगेज कर रहे हैं इस पर भी जरा बात करेंगे, लेकिन एक की तरफ बढ़ना है, ब्रेक के वापस आएंगे तो फिर मुनीर फारूक साहब से जानेंगे कि मौलाना जो इस वक्त अलायंस बना रहे हैं ऑपोजिशन का, उसका नफा और नुकसान क्या है। इस पर बात एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। मुनीर फारूक साहब, ये जो मौलाना एक ऑपोजिशन को लीड करने जा रहे हैं, ये कितनी बड़ी डेवलपमेंट है, आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, कोई भी सियासी इत्तेहाद हो, अपोजिशन का हो, उसकी अहमियत तो होती है, लेकिन हमारे मुल्क में तारीख ये रही है कि जो अपोजिशन के इत्तेहाद हैं, जब तक उनको एस्टैब्लिशमेंट की सरपरस्ती ना हासिल हो, वो हुकूमत को ख़त्म नहीं कर सकते, गिरा नहीं सकते, वज़ीर आज़म को घर भेजने में वो काम करामत साबित नहीं हो सकते। लिहाजा ये एक इत्तेहाद तो बन रहा है, लेकिन अगर तो ये इत्तेहाद सड़क को गरमाएगा तो हुकूमत के लिए तकलीफ होगी। अगर महज पार्लियामेंट में शोर शराबा करना है या पार्लियामेंट के अंदर को मामलात करने हैं, तो उससे हुकूमत को फर्क इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि ये हुकूमत तो चल ही मुक्तदरा की सपोर्ट के ऊपर रही है। अगर ये इत्तेहाद बन भी जाए तो इस इत्तेहाद से हुकूमत गिरेगी नहीं। अगर इनको पाकिस्तान की मुक्तदरा की सपोर्ट हासिल हो गई तो ये हुकूमत चंद घंटे नहीं निकाल सकती और ये फौरी तौर पर गिर जाएगी। लेकिन ये एक डेवलपमेंट जरूर है, एक बड़ा सियासी इत्तेहाद अगर ये एग्रेसिव होता है तो यकीनी तौर पर हुकूमत को इसका कंसर्न तो होगा, और कोई भी इत्तेहाद हो, कोई भी सियासी मज़ामत हो, हुकूमत के लिए तो हमेशा वो परेशान कुन होती है, लेकिन डिपेंड ये करता है कि इत्तेहाद क्या वाकई बन पाएगा या जिस तरह का इत्तेहाद होना चाहिए अपोजिशन का उस तरह का हो पाएगा। ये सवाल अपनी जगह मौजूद है। मोहसिन भाई साहब, आप क्या समझते हैं कि क्या ये उस तरह का इत्तेहाद हो पाएगा, और फिर जहां पर इत्तेहादी हुकूमत हम कहते हैं इस वक्त मौजूदा हुकूमत जो मौजूद है ये भी खुद ब खुद नहीं बनती, बहुत सी गारंटीज या बहुत से लोगों के कहने के बाद बनती है। इस तरह हमारे यहाँ ऑपोजिशन का इत्तेहाद भी वैसे नहीं बनता जब तक कहीं से अप्रूवल ना आ जाए या कहीं मर्जी ना शामिल हो। तो आपको लगता है कि माहौल कुछ इसी तरह का है? मेरी इत्तला है कि उनको अप्रूवल मिली है तो ये इत्तेहाद बना है, और ये इत्तेहाद को इतना इस काम के लिए नहीं है कि हुकूमत को निकाल दिया जाए, और ये इत्तेहाद इस काबिल भी नहीं होगा कि वो हुकूमत को निकाल सके। अलबत्ता उनको एक जगह इकट्ठा किया गया है और ये बिल्कुल किया गया है, मैं आपको वसूख से कह सकता हूँ, आपको आने वाले दिनों में पता भी चल जाएगा। इसके लिए शायद उन्होंने कंसेंसस किसी और चीज के लिए बिल्ड करना है, और अलायंसेस आपको पता है किस तरीके से बनते हैं इस मुल्क में, बहुत ही ऑड। ये मौलाना का पीटीआई के साथ बैठना ये भी एक अजूबा ही होगा और है, लेकिन बैठाया गया। जो गुफ्तगू बानी मौलाना के बारे में जलसों में करता था, वो 1 लाख 2 लाख 10 लाख का जलसा या 2 लाख का या 20,000 का जलसे में जो नारे लगते थे मौलाना के खिलाफ, वो शायद मौलाना के कानों से अभी गए ही नहीं होंगे। लेकिन ये क्योंकि मफादात की सियासत है, वो लोग भूल जाते हैं कि उसने मेरे पे अटैक क्या किया। बहरहाल ये अलायंस बनना कोई इतनी अचंभे की बात नहीं है, अलायंस बनते ही रहते हैं, अपोजिशन इकट्ठी। लेकिन मोहसिन बेग साहब, जो बात समझ आती है कि अगर जरूरत है एक अपोजिशन अलायंस की, अगर हम इस चीज को भी देखें तो वो नए सूबों के हवाले से ही हो सकती है, क्योंकि वो बात की गई कि नए सूबे काफी मसाइल का हल हो सकता है। मौलाना ने जिस दिन ये बैठक हुई उसी दिन रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नए सूबों के हवाले से कहा कि ये वक्त ठीक नहीं है नए सूबों के बनने का। देखिए, आप उनके बयानात पे मत जाइए, आने वाले दिनों में आप देखिएगा कंसेंसस बिल्ड होगा। जो मेरी सोच कहती है कि ये सारा काम नए सूबों के लिए है, क्योंकि माजी में जब भी सूबे बने वो फौजी डिक्टेटर्स ने बनाए, 1 यूनिट लगाया, 1 यूनिट तोड़ा। ये 4 सूबे जो आज आपके मुल्क में हैं ये भी वहीं से बने। फिर जो सूबाई असम्बलियों को इख्तियार दे दिया गया कि आप वोटिंग करके मजीद सूबे बनाए, वो ज़ियाउल हक साहब ने थोड़ी सी डंडी मारी, वरना उस वक्त 11 सूबे बन जाने थे। तो अब भी ये मेरे ख्याल में नए सूबों की तो बहुत जरूरत है, इसमें कोई शक नहीं है।
इंतजामी यूनिट छोटे होने चाहिए, उसका तरीकाकार क्या होगा, उसके लिए कंसेंसस बिल्ड हो रहा है। हो सकता है आईनी तरमीम लाई जाए जिससे सूबाई असम्बलियों के पास ये इख्तियार खत्म कर दिया जाए, जहां से वो वोटिंग करके नए सूबे बना सकते हैं। हालांकि उन्होंने पंजाब असम्बली ने सराइकी सूबे के लिए मंजूरी दी हुई है, इसी तरह KPK ने भी हजारा सूबे के लिए दी हुई है, लेकिन उस पर काम नहीं हुआ, क्योंकि जो भी पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट में होती है उस प्रोविंस में, वो नहीं चाहती कि उसको डिवाइड किया जाए, क्योंकि बल्दियात के फंड इतने ज्यादा हैं और वो फंड वो इस्तेमाल भी करते हैं, वो डिवाइड नहीं होने देते। वो ऑपरेट करते हैं डिप्टी कमिश्नर्स के जरिए, क्योंकि अवाम को ये जो 28वीं तरमीम का इतना शोर डालते हैं और NFC अवार्ड का, उसका बेसिक क्रक ही यही है कि वो आप इंतखाबात लोकल बॉडीज के करवाएंगे, और देखिए कोई नहीं करवाता। तो ये जो अलायंस बन रहे हैं, आपको नजर आ रहा है कि सारे एक तरफ इकट्ठे हो रहे हैं, ये खुद से नहीं हो रहे। ठीक, शादी साहबा, आप समझती हैं कि एक एडवर्टाइजमेंट लग गई है जिसपे ये लिखा हुआ है, एक इश्तिहार लग गया है कि हम आहंग सियासतदान चाहिए नए सूबों के लिए, और फिर उनको इत्तेहाद बनाकर और फिर जिन बेनिफिट्स की ब्रेक से पहले आप बात करी थी वो उन तक पहुंचाए जाए? देखिए, ये हमारे सियासतदानों की गलतियां हैं कि इन्होंने अपने आप को इस काबिल छोड़ा ही नहीं है कि ये इस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जाकर या उस डंडे के बगैर ये लोग काम कर सकें। ये लोग तो निचली सतह पर इख्तियारात देने के हामी नहीं हैं, कायल नहीं हैं। अभी मोहसिन साहब ने बिल्कुल कहा, जो भी सूबे में हुकूमत आ जाती है, पंजाब में नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, उधर सिंध में, वो चाहते ही नहीं हैं कि वहाँ पर सूबे बने। यहाँ पे नून लीग नहीं चाहती है कि सूबा बने, तो कोई नहीं चाहता। जो नीचे तक इख्तियार नहीं देना चाहता, तो ज़ाहिर है इतने आपके फ़ंड्स होते हैं तो कौन चाहेगा कि जो है ना वो बंटवारे और हो जाए, नए सूबे बन जाएं, इनके जो है ना वो ठेके कम पड़ जाएं, कौन चाहेगा? तो मेरा नहीं ख्याल, हाँ जिन्होंने करवाना है उनको फिर करवाना आता है। वो ये जो अभी अलायंस की बात कर रहे थे, वो अलायंस बनवा के करवाएं, वो डंडे के ज़ोर पे करवाएं, वो जैसे भी करवाएं, वो शहबाज शरीफ को अगले 10 साल वज़ीर आज़म का लालच दे दे, कुछ भी कर लें, जिन्होंने करवाना है फिर उन्होंने करवाना है। मैं तो हमेशा ये बात करती हूँ कि रिलीफ देने वालों ने जिस दिन फैसला कर लिया कि इमरान खान को रिलीफ देना है, तो फिर कौन शहबाज शरीफ, कौन नवाज शरीफ, तो कौन जरदारी साहब। फिर अगर उन्होंने फैसला नहीं किया कि हमने अभी रिलीफ नहीं देना, तो फिर नाकों से लकीरें भी निकाल ले पूरी तहरीक इंसाफ, इनको रिलीफ नहीं मिल सकता। तो बात यह है कि इमरान खान साहब को भी कुछ गिव एंड टेक की सिचुएशन की तरफ आना चाहिए। उनकी भी जो ज़िद है कि मैं आ रहा हूँ तो सीधे शेरवानी ही पहनूँ आके, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अगर इस्टेब्लिशमेंट इस सारे सिनेरियो के पीछे है, सूबे वगैरह, तो ये हमारे सियासतदानों का कसूर है, क्योंकि ये इन्होंने अपने आप को इस काबिल छोड़ा ही नहीं है कि ये अपनी मर्जी से कुछ फैसले कर सकें। करना इन्होंने अपने ये आप देखें ना, जब नून लीग और पीपल्स पार्टी को एक दूसरे से फ़ायदा चाहिए होता है, एक हो जाते हैं। जब इनको फ़ायदे इनके नहीं होते तो भी ये सड़कों पर भी घसीटते हैं एक दूसरे को, फिर ये जो है ना वो एक दूसरे के पेट फाड़ कर पैसे निकालने की भी बात करते हैं। तो हमारी सारी सियासत ही मफादात पर है। इस वक्त नवाज शरीफ साहब की कोशिश है कि बस उनकी बेटी ही जो है ना पूरे मुल्क पे छाई रहे। अब उनकी अगली कोशिश ज़ाहिर है यही होगी, 100% होगी कि मरियम नवाज़ को वो अपनी ज़िंदगी में एक दफ़ा वज़ीर आज़म देख लें। जरदारी साहब की कोशिश होगी और यकीनन है कि वो अपनी ज़िंदगी में एक दफ़ा जो है, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, कि वो अपनी ज़िंदगी में एक दफ़ा जो है वो बिलावल को वज़ीर आज़म देख लें। PTI की कोशिश है कि एक दफ़ा फिर हम इमरान खान को जो है वो वज़ीर आज़म देखें। तो ये मफादात की सारी सियासत है, जहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग को नज़र आएगा कि नहीं भाई इसमें तुम्हारा भी नुकसान है, मेरा भी नुकसान है, इकट्ठे हो जाएंगे। लेकिन जब इनको जो है ना वो नज़र आएगा कि एक इस्टेब्लिशमेंट पीपल्स पार्टी को लगेगा कि हमारे साथ है, ये नवाज शरीफ को धोखा देने में 1 मिनट नहीं लगाएंगे। तो इसलिए ये जो सब चीज़ें होती हैं ना, ये मुझे और आपको अपने प्रोग्राम के लिए और आजकल सोशल मीडिया पे इतना मवाद जरूर मिल जाता है, होना कुछ नहीं है। आपसे मैं करना चाहता हूँ यहाँ पर कि हर्ज क्या है अगर नवाज शरीफ साहब चाहते हैं कि उनकी बेटी आ जाए सियासत में, वोट लेके आए ना, वोट लेके आए, अमेरिका के सदर रहे, उनके भी आगे बेटे जो है वो सियासत में रहे, हर्ज क्या है? वोट लेके आए ना, वोट लेके आए कि कोई उंगली ना उठा सके भाई आप पे। क्या आप फॉर्म 45 के हैं या फॉर्म 47 के हैं? क्यों कोई उंगली उठाए भाई, क्यों? हाँ, ये फिर बात है, इसमें एग्री करते हैं और एक सिस्टम डेवलप होना चाहिए। एक आप बन जाए, बिलावल बन जाए, मोहसिन बेग साहब बन जाए, मुनीब बन जाए, वोट लेके आओ भाई। पर एक ब्रेक की तरफ जाना है, शॉर्ट ब्रेकअप आते हैं तो फिर गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से आगे बढ़ाते हैं। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद मुनीब फारूक साहब,
अब ये जो सारी डिबेट चल रही है और ये तकरीबन 1 महीने से ज़्यादा अरसा हो गया चल रही है नए सूबे बनाने के हवाले से, अब इस डिबेट में अगर नए सूबे ना बन सके तो, और पीपल्स पार्टी अगर नहीं मानती तो फिर क्या होगा? देखिए, फिलहाल तो पीपल्स पार्टी का इस पर बड़ा सख्त मौक़िफ़ है और उन्होंने तो क्लियर कह दिया है कि ये नहीं, सिंध की तकसीम नहीं होगी छोटे इंतजामी यूनिट्स में। मुस्लिम लीग नून इसमें कुछ हद तक मैं ये कहूँगा खामोशी है कि उन्होंने इमीडिएट रिएक्शन नहीं दिया। डिपेंड ये करता है कि मामलात कहाँ जाएंगे और हालात क्या बनेंगे। लेकिन अगर पीपल्स पार्टी हुकूमत का साथ छोड़ देती है वफाक में, और प्रेसिडेंट साहब जो कि कुछ हमारे सीनियर्स कह रहे हैं कि वो भी तैयार हो चुके हैं ज़हनी तौर पर प्रेसिडेंसी छोड़ने के लिए, तो फिर तो एक ठीक ठाक सियासी मामला होगा। देखिए, पीपल्स पार्टी इस वक्त सूबा सिंध के अंदर बहुत बड़ी मजबूत सियासी जमात है और उनका नेबुल बदल ढूंढना, उनको निज़ाम से अलहदा कर देना, उनको बिल्कुल कॉर्नर कर देना, ये कोई आसान काम नहीं होगा और ये मुश्किल काम होगा। नहरों वाला मामला आया, पीपल्स पार्टी ने रेजिस्ट किया, चाहे जिन वजूहात की बिना पर भी किया, लेकिन फिर सबको पीछे हटना पड़ा। तो पीपल्स पार्टी को मैं समझता हूँ अभी फौरी तौर पर तो कोई हल्का लेने की गुंजाइश ऐसी नहीं है। लेकिन ये भी मैं आपको बता दूं कि इस बात का फैसला भी किया जा चुका है कि छोटे इंतजामी यूनिट्स बनने ही बनने हैं। तो देखना पड़ेगा कि ये मामला कब और कहां आगे जाकर खुलता है। फिलहाल तो इसमें एक सिलसिला शुरू हो गया और इसमें तलखी शायद वक्त के साथ साथ बढ़े, फौरी तौर पर ना बढ़े लेकिन वक्त के साथ साथ बढ़े। और शाहिद साहब, आप क्या समझती है, क्योंकि पीपल्स पार्टी का एक मौक़िफ़ है और उन्होंने माजी में प्रूफ भी किया, जिसका मुनीब साहब ने अभी जिक्र भी कर लिया, नेहरू के मामले पे उन्होंने प्रूफ करके दिखाया कि भाई हम नहीं मानते तो नहीं बन सकते। अब वो कहते हैं कि कोई कौन होता है ये बताने वाला कि नए सूबे बनने हैं और हम तो बिल्कुल नहीं मानते। तो फिर अगर पीपल्स पार्टी इतना सख्त मौक़िफ़ रखती है और दूसरी तरफ से ये कह दिया गया कि हमने बनाने ही बनाने हैं, तो फिर ये कैसे बनेंगे? एक वक्त था जब जरदारी साहब सबकी ईंट से ईंट बजाकर चले गए थे और फिर कुछ सालों के बाद आए थे, तो उनको शायद यह दराक हो गया था कि जिसकी वो ईंट से ईंट बजाने की बात कर रहे थे, वो उनकी ईंट से ईंट बजाना कोई इतना आसान बात नहीं है। तो ये बात भी, दूसरी पैरेलल ये बात भी मुनीब ने बिल्कुल ठीक की है कि फ़िलहाल तो उनको आप हल्का नहीं ले सकते हैं। जिस तरह नेहरू वाले मामले में उन्होंने अपना स्टांस लिया और सबको पीछे हटना पड़ा, तो फिर ये काम ज़ाहिर है कंसेंसस के बगैर तो हो नहीं सकता और कंसेंसस भी इतना आसान नहीं है। बिल्कुल नून लीग इस मामले पर इतनी कोई ना, हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा चीख चुपार कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कोई आकर बड़के मार रहे हैं, कुछ ऐसा नहीं है। हाँ, एक अगर कोई सख्त और स्ट्रेट अगर कोई मौक़िफ़ ले रहा है, कोई स्टांस ले रहा है, तो वो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिसको आप माइनस नहीं कर सकते हैं। क्या अगर आप ये कहें कि उनका आप मुतबादिल ले आएंगे या उनको बिल्कुल वाइप आउट कर देंगे, अगर तो आपने ये समझ लिया है कि MQM की तरह आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ख़त्म करना है, तो वो भी इतना कोई आसान नहीं है। MQM और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत में देयर इज़ अ हेल ऑफ डिफरेंस, ये बड़ी ऑब्वियस सी बात है। तो सियासी जमातों को इस तरह ख़त्म नहीं किया जा सकता। हाँ, अगर आपने मुल्क में कोई नए बिल्कुल होने चाहिए, लेकिन मुझे समझ में नहीं आती है कि इतना अरसा गुजर गया, हम मुल्क में छोटे यूनिट्स की बात करते रह गए, हम इख्तियारात को निचली सतह पर ले जाने की बात करते रह गए, हम बल्दियाती इलेक्शंस की बात करते रह गए। एक सूबे में होते थे, दूसरी जगह नहीं होते थे, कहीं हो रहे हैं, कहीं नहीं हो रहे हैं, अदालतें फैसले दे रही हैं, नहीं हो रहे हैं। तो बात यह है कि जनरल मुशर्रफ का दौर हमें एक इस वजह से एक बहुत अच्छा लगता है कि जनरल मुशर्रफ के दौर में एक तो मीडिया को बड़ी आज़ादी थी और दूसरा जनरल मुशर्रफ के दौर में हमने खुद देखा है कि जो नाजिम थे, नाइब नाजिम थे, उनके पास कितनी पावर होती थी। मियां आमिर महमूद साहब इसकी एक बहुत बड़ी मिसाल है। एक बहुत स्ट्रॉन्ग हमने एक सिस्टम देखा है। तो मेरे ख्याल में सूबों से पहले अगर आप यही काम कर लेते बल्दियाती सिस्टम वाला, आप देखें कि सिंध में रोते रह गए MQM वाले, जब MQM के वो मेयर थे, उनको फंड्स ही नहीं मिलते थे। पीपल्स पार्टी से बात करते थे, वो कहते थे हमसे तो पैसे लेके ये खुद खा जाते हैं, आवाम पे तो लगाते नहीं है। तो बात यह है कि जब तक आप लोगों की फ्री एंड फेयर आप लोग चीजें नहीं सोचेंगे, ना करवाएंगे, तो आपका मुल्क का कुछ बनने वाला नहीं है। ये जिस पोजीशन पे हम शाजी साहब आ गए हैं, ये डिबेट नेशनल सतह पर जिस तरह हो रही है पॉलिटिशियंस के दरमियान या पार्टीज का जो मौकफ है, क्या अगर उसके ऑल्टरनेटिव पे ये ऑफर करे बल्दियाती सिस्टम, तो क्या अब वो काबिल कबूल होगा या अब सूबे बनेंगे? मेरे ख्याल में हुकूमतों को तो यही सूट करेगा कि बल्दियाती सिस्टम ही बना लें।
पूरा सूबा डिवाइड करने के लिए कोई भी तैयार नहीं होगा। आपने कुछ भी करना है ना, आप पीटीआई को लूप में लिए बगैर नहीं कर सकते हैं। आपको पीटीआई को सिस्टम में लाना पड़ेगा, और पीटीआई किस तरह सिस्टम में आएगी और पीटीआई के कुछ मुतालबात हैं। ज़ाहिर है हम ये नहीं कहते कि पीटीआई के हर नाजायज़ मुतालबे को आप मान लें। पीटीआई जो है ना वो कहते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा वो ऑंतरी भी है, इन अदर वर्ड्स, कि वो चाहते हैं कि बस जो है ना वो पूरे मैदान में, जंगल में एक ही बंदा नज़र आए और वो हो इमरान खान। ऐसा हो नहीं सकता। सबको आप मार नहीं सकते हैं, नून लीग को आप खत्म नहीं कर सकते, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आप खत्म नहीं कर सकते। ये जो एक नेगेटिव चीज़ है ना इमरान खान में, कि वो किसी को देखना ही नहीं चाहते हैं। चले नवाज शरीफ हो गए, जरदारी साहब हो गए, लाख इनके इख्तलाफात हों, ये आपस में मिलते भी हैं, अब पुरानी चीज़ें भूल भी जाते हैं, भले ही अपने मफादात के लिए भूल जाए, लेकिन इमरान खान की आदत है वो अपने ओपोनेंट को देख ही नहीं सकता है। बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त क्योंकि यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। हमारे साथ मुनीफ फारूक साहब, मोहसिन बेग साहब और ताज़िया ज़ीशान साहिबा मौजूद थी। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।